हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग फिजिक्स को डिस्कस करें। फिजिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। इसमें कुछ प्रश्न बचे हुए हैं, यानी इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 282 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज का जो सेशन है 283 से स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। 283 नंबर जो प्रश्न पूछा गया कि चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन रहेगा। चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन रहेगा? सही जवाब है 30 दिन। चित्र संदेश मोबाइल फोन के निजी इनबॉक्स में अधिकतम 30 दिनों तक रह सकता है। इससे अधिक दिनों तक चित्र संदेश को सुरक्षित रखने के लिए उस संदेश को सेव करना अनिवार्य होगा। 284 है, निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान सही नहीं है? किस जोड़े का मिलान सही नहीं है? तो देखिए, जो इसमें सही मिला नहीं है वो है आपका बी ऑप्शन। एंड्रॉयड का संबंध वाणी निवेश से दिया गया है, जो कि सही मिला नहीं है। दिए गए बी विकल्प में जोड़े का मिलान सही नहीं है। एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका विकास गूगल ने किया है। 285 है, नवीनतम एंड्रॉयड चल दूरभाष प्रचालन पद्धति 6.0 का क्या नाम है? नवीनतम एंड्रॉयड चल दूरभाष प्रचालन पद्धति 6.0 का नाम क्या है? इसका सही जवाब है मार्शमैलो। मार्शमैलो। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का छठा प्रमुख संस्करण मार्शमैलो है। इसे एंड्रॉयड संस्करण 6.0 के नाम से भी जाना जाता है, जबकि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के नवीनतम संस्करण को एंड्रॉयड 13.0 के नाम से जाना जाता है और यह संस्करण 15 अगस्त 2022 को जारी हुआ था। 286 है, अभी हाल ही में परिवर्तित आईफोन 4S की अनन्य विशेषताएं क्या है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आईफोन 4S के बारे में कुछ विशेषताएं दिया गया है। इनमें से कौन सा विशेषता या विशेषताएं सही है? सही उत्तर का चयन कीजिए। यहां पे आपको कुट दिया गया है। देखिए, 4S के आईफोन 4S के बारे में अगर बात करें तो जो इसकी विशेषता थी कि इसमें 3G में 8 घंटे का टॉक टाइम है। और क्या है? 3G में 8 घंटे का टॉक टाइम है और इसमें वाणी पहचानने यानी आवाज को पहचानने वाला तथा बात करने वाला सहायक है। यानी 2 और 3 इसमें जो है सही है। इसके संदर्भ में, किसके संदर्भ में? तो एप्पल आईफोन 4S के अन्य विशेषताओं के संदर्भ में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बारे में अगर बात करें तो आईफोन 4S एप्पल कंपनी के द्वारा निर्मित टच स्क्रीन स्मार्टफोन है। यह डुअल कोर एप्पल A5 प्रोसेसर से लैस है। इसमें 512 MB की रैम लगी हुई है। इसमें 200 घंटे का स्टैंड बाई समय है और साथ ही 3G में 8 घंटे का टॉक टाइम, जबकि 2G में 14 घंटे का टॉक टाइम है। इसमें वाणी पहचानने वाला तथा वार्तालाप में सहायक सॉफ्टवेयर सीरी संलग्न है, जुड़ा हुआ है। देखिए, इससे पहले अगर बात करें तो पहला आईफोन जून 2007 में जारी किया गया था एप्पल के द्वारा। नवीनतम आईफोन 14, आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स को सितंबर 2022 में रिलीज किया गया था। 287, जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क यातायात के बाढ़ के कारण इसे एक्सेस करने में असमर्थ होते हैं तो इसे निम्नलिखित में से किस प्रकार से जाना जाता है? जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क यातायात के, जो नकली नेटवर्क जो कह सकते हैं कि यातायात होता है, इसके बाढ़ आ जाने से एक्सेस करने में असमर्थ होता है, इनमें से निम्नलिखित में से इसे किस प्रकार से जाना जाता है? आपको बताना है। इसका सही जवाब है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक।
डी ऑप्शन। जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क यातायात के बाढ़ के कारण इसे एक्सेस करने में असमर्थ होते हैं तो इसे डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कहा जाता है। यह एक प्रकार का साइबर अटैक है। 288 है, साइबर लॉ की शब्दावली में डॉस का क्या अर्थ है? साइबर लॉ के शब्दावली में डीओएस डॉस का क्या अर्थ है? यानी डिनायल ऑफ सर्विस, याद रखिएगा। साइबर कानून की शब्दावली में डॉस का अर्थ डिनायल ऑफ सर्विस है। 289, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक क्या है? तो यह एक प्रकार का साइबर अटैक है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक एक साइबर अटैक है और डीडॉस एक इंटरनेट आधारित हमला है जो किसी एक लक्ष्य पर विभिन्न स्रोतों के द्वारा किया जाता है। इन हमलों का उद्देश्य पीड़ित के नेटवर्क या वेबसाइट को गंभीर रूप से नष्ट करना है ताकि वे वैध आवेदकों को सेवा जो है प्रदान न कर सके। इसके बाद 290 है, हैकिंग से आप क्या समझते हैं? प्रश्न संख्या 290 में पूछा गया है, हैकिंग से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, अगर बात करें तो हैकिंग जो है, इसमें जो दिया गया है ऑप्शन में, इनमें से कोई नहीं, यानी डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। हैकिंग क्या है इसके बारे में बात करें तो किसी अज्ञात या अपरिचित के द्वारा नेटवर्क के माध्यम से किसी व्यक्ति के कंप्यूटर में प्रवेश करके उसकी सहमति के बिना गोपनीय डाटा और जानकारी के साथ हस्तक्षेप करना, इंटरफेयर करना हैकिंग कहलाता है। 291 है, कंप्यूटर हैकर है। कंप्यूटर हैकर है, देखिए अगर बात करें तो कंप्यूटर हैकर के बारे में जो स्टेटमेंट दिया गया है कि एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से, गलत इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है, वही कंप्यूटर हैकर है। तो कंप्यूटर हैकर कौन है? वह व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से, गलत इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है, वही कंप्यूटर हैकर होते हैं। देखिए, सामान्य प्रयोग में अगर बात करें तो हैकर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो प्रशासनिक नियंत्रण, जो प्रशासनिक नियंत्रण होता है, यहां तक अभिगमन प्राप्त करके कंप्यूटर के सुरक्षा घेरे को तोड़ता है। 292 है, शब्द वह कौन सा है जिसका आशय है कि एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी प्राधिकरण के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर घुसता है, जालासाजी करता है और जालासाजी के उद्देश्य से जानबूझकर जो है वेबसाइट को नष्ट करने की चेष्टा करता है, उसे विकृत करने की कोशिश करता है। तो इसमें वह व्यक्ति कौन है जो ऐसा करता है? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा क्रैकर। क्रैकर का मतलब होता है, क्रैकर एक शब्द है जिसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी प्राधिकरण के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर घुसता है, जालसाजी के उद्देश्य के लिए जानबूझकर वेबसाइट को क्या करता है? विकृत करता है। शब्द क्रैकर का आशय है एक ऐसे व्यक्ति से जो बिना किसी प्राधिकरण के, बिना किसी परमिशन के कंप्यूटर सिस्टम में घुसकर सेंध लगाता है, जालसाजी के उद्देश्य के लिए जानबूझकर वेबसाइट को क्या करता है? विकृत करता है, छेड़छाड़ करता है। 293 है, कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं? कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ब्लैक हैट हैकर्स। ब्लैक हैट हैकर्स। देखिए, अगर बात करें तो एक ब्लैक हैट हैकर्स, जिसे कभी कभी क्रैकर भी कहा जाता है, कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी प्राधिकार के बिना, बिना अथॉरिटी के, बिना कंप्यूटर सुरक्षा का जो है मतलब कि भेदन करता है और प्रौद्योगिकी यानी कोई कंप्यूटर, फोन सिस्टम या नेटवर्क का प्रयोग जानबूझकर सामानों को क्षति पहुंचाने, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी करने, पहचान चुराने और अन्य प्रकार के गैर कानूनी गतिविधियों के लिए करता है। 294 है, जो अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करता है, महत्वपूर्ण डाटा को नष्ट करता है,
वैध उपयोगकर्ताओं की सेवा को अस्वीकार करता है या उनके लक्ष्यों के लिए समस्याएं पैदा करता है, क्या कहलाता है? जो अनधिकृत पहुंच प्राप्त करता है, महत्वपूर्ण डाटा को नष्ट करता है, वैध उपयोगकर्ताओं की सेवा को अस्वीकार करता है या उनके लक्ष्यों के लिए समस्याएं पैदा करता है, कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए? तो वो कहलाता है क्रैकर, बी ऑप्शन। वह व्यक्ति क्रैकर या ब्लैक हैट हैकर कहलाता है जो किसी अन्य की कंप्यूटर प्रणाली या नेटवर्क में अनधिकृत पहुंच प्राप्त करता है, महत्वपूर्ण डाटा को नष्ट करता है, वैध उपयोगकर्ताओं की सेवा को अस्वीकार करता है या उनके लक्ष्यों के लिए समस्याएं पैदा करता है। इसके विपरीत व्हाइट हैट हैकर कंप्यूटर सुरक्षा विशेषज्ञ होता है जो कि संरक्षित कंप्यूटर प्रणालियों एवं नेटवर्कों की सुरक्षा का परीक्षण करके उनमें आवश्यक सुधार भी करता है। 295 है वर्चुअल कीबोर्ड। यहां पे आपको बताना है से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं। वर्चुअल कीबोर्ड किससे कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्चुअल जो कीबोर्ड होते हैं पासवर्ड चोरी, ट्रोजन प्रोग्राम और स्पाईवेयर यानी उपरोक्त सभी से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं। वर्चुअल कीबोर्ड प्रोग्राम को जो होता है डाटा, जो प्रोग्राम होता है प्रोग्राम को डाटा को दुर्भावनापूर्ण स्पाईवेयर और ट्रोजन से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस कीबोर्ड के इस्तेमाल से पासवर्ड चोरी होने का खतरा कम होता है। वर्चुअल कीबोर्ड का तात्पर्य है कि ऐसा कीबोर्ड जो भौतिक रूप से न हो, जैसे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी वर्चुअल कीबोर्ड के अंतर्गत आता है। 296 है साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम क्या है? तो देखिए साइबर क्राइम का मतलब होता है हैकिंग करना, स्टॉकिंग करना, सर्विस आघात की मनाही, यानी कोई सर्विस है उस पर आघात करने की सख्त मना की जाती है, वो है साइबर क्राइम। अगर आप करते हैं तो मना करने के बावजूद, तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब है डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। देखिए हैकिंग, स्टॉकिंग तथा सर्विस आघात की मनाही, यह सब जो है साइबर अपराध के अंतर्गत आते हैं। इंटरनेट या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक विधि के द्वारा किसी व्यक्ति, समूह या संगठन को बार बार सताने या परेशान करने को साइबर स्टॉकिंग कहा जाता है। किसी कंप्यूटर या नेटवर्क संसाधन को प्रयोक्ताओं के प्रयोग के लिए अनुपलब्ध कराने का प्रयास सर्विस आघात का मनाही कहलाता है। ठीक है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है? इनमें से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है, आप बताइए। तो देखिए ऑनलाइन चैटिंग करना साइबर अपराध नहीं है। बाकी जो फिशिंग है, साइबर स्टॉकिंग है, आइडेंटिटी थेफ्ट है, ये सभी क्या है? साइबर अपराध है। 298 है एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है। एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है, वो कौन सा है, क्या कहलाता है? तो इसका नाम है स्पूफिंग। क्या है? स्पूफिंग। एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है, कह सकते हैं जो उद्भव स्थान है वहां से उत्पन्न दिखता है, लेकिन वास्तव में वह जो होता है वास्तविक स्रोत के अलावा यानी किसी अन्य से भेजा गया होता है। इसे स्पूफिंग कहते हैं। ईमेल स्पूफिंग एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग स्पैम और फिशिंग मामलों में यूजर को यह विश्वास दिलाने के लिए किया जाता है कि ईमेल किसी ऐसी संस्था या व्यक्ति से आया है जिसे वे जानते हैं या भरोसा करते हैं। 299 है निम्नलिखित में से कौन सी साइबर अपराध की दो आवश्यक विशेषताएं हैं? निम्नलिखित में से कौन सी साइबर अपराध की दो आवश्यक विशेषताएं हैं? इसमें 4 विशेषताएं दिया गया है, बताइए इसमें कौन सा सही है? तो देखिए साइबर अपराध की जो दो आवश्यक विशेषताएं हैं वो कौन कौन सा है? तो अपराध की कंप्यूटर दक्षता तथा शिकार की कंप्यूटर प्रौद्योगिकी से अनभिज्ञता, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। इसके बारे में अगर बात करें
तो देखिए, साइबर अपराधी सामान्यतः कंप्यूटर दक्ष होते हैं, कंप्यूटर में निपुण होते हैं, जबकि इन अपराधियों का शिकार कंप्यूटर प्रौद्योगिकियों से अनभिज्ञ होता है। यही साइबर अपराध की दो आवश्यक विशेषताएं भी हैं। 300 है, पहला साइबर लॉ जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, वह कौन सा है? पहला साइबर लॉ जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, वह लॉ कौन सा है? तो याद रखिएगा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, बी ऑप्शन। आईटी एक्ट 2000 वह पहला साइबर कानून है जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा, ठीक है, लीगल स्ट्रक्चर प्रदान करता है। इस अधिनियम के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई। 301 है, भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना निम्नलिखित में से किसके लिए विधितः अधिदेशात्मक है? भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना निम्नलिखित इनमें से किनके लिए विधितः अधिदेशात्मक है? तो देखिए, अगर बात करें तो पहला है सेवा प्रदाता, इसके बाद डाटा सेंटर, और इसके बाद कॉर्पोरेट निकाय यानी बॉडी कॉर्पोरेट, यानी तीनों इसके संदर्भ में सही है, डी ऑप्शन। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के धारा 70B में केंद्र सरकार को इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी सर्ट इन नामक एक सरकारी एजेंसी का गठन करने की शक्ति जो है प्रदान करती है। इस प्रावधान के अनुसरण में केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2013 जारी किए हैं, जिसमें सर्ट इन के कार्य करने के तरीके तथा स्थल आदि का उल्लेख है। ये नियम सेवा प्रदाताओं, मध्यवर्ती संस्थाओं, डाटा केंद्रों तथा कॉर्पोरेट निकायों पर यथोचित समय के अंदर साइबर सुरक्षा घटनाओं को रिपोर्ट करने का दायित्व अधिरोपित करते हैं, जिसे सर्ट इन इस पर शीघ्र कार्यवाही कर सके। प्रश्न संख्या 302 है, भारत में किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने पर निधि की हानि की भरपाई एवं अन्य लाभों के अतिरिक्त सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन कौन से लाभ दिए जाते हैं? जो लाभ दिए जाते हैं इधर वर्णित है। जैसे पहला, यदि कोई मैलवेयर कंप्यूटर तक उसकी पहुंच बाधित कर देता है तो कंप्यूटर प्रणाली को पुनः प्रचालित करने में लगने वाली लागत। दूसरा, यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि किसी शरारती तत्व के द्वारा जानबूझकर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया गया है तो नए कंप्यूटर की लागत। और तीसरा, यदि साइबर बलात् ग्रहण होता है, ठीक है, तो इस हानि को न्यूनतम करने के लिए विशेषज्ञ परामर्शदाता की सेवाएं लेने पर लगने वाली लागत। चौथा, यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है तो न्यायालय में बचाव करने में लगने वाली लागत। इनमें से कौन कौन सा सही है, आप बताइए। देखिए, इसमें दूसरा छोड़कर, दूसरा में क्या था कि यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि किसी शरारती तत्व के द्वारा जानबूझकर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया गया है तो नए कंप्यूटर की लागत। इसको छोड़कर पहला, तीसरा और चौथा बिल्कुल सही जवाब है। साइबर इंश्योरेंस के तहत अगर बात करें तो व्यक्ति तथा व्यापारिक प्रणाली को इंटरनेट आधारित जोखिमों से सुरक्षा प्राप्त होती है। भारत में व्यक्तियों के लिए साइबर इंश्योरेंस के तहत किसी भौतिक संपत्ति को नुकसान को जो है शामिल नहीं किया जाता है। भारत में किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने पर निधि की हानि की भरपाई या अन्य लाभों के अतिरिक्त यदि कोई मैलवेयर कंप्यूटर तक उसकी पहुंच बाधित कर देता है तो कंप्यूटर प्रणाली को पुनः प्रचालित करने में जो लागत खर्च आता है उसको पूर्ति करने के लिए, ठीक है, साइबर बलात् ग्रहण होता है तो इस हानि को न्यूनतम करने के लिए और विशेषज्ञ परामर्शदाता की सेवाएं लेने पर लगने वाली लागत, और यदि कोई पक्ष मुकदमा करता है तो न्यायालय में बचाव करने में लगने वाली लागत भी प्राप्त होती है इंश्योरेंस के तहत। इसमें यदि किसी शरारती तत्व के द्वारा जानबूझकर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया गया है तो नए कंप्यूटर की लागत जो है इसमें शामिल नहीं है, नए कंप्यूटर की लागत नहीं प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 303 है, निम्नलिखित में से किसने अपने नागरिकों के लिए दत्त संरक्षण, डाटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी के लिए सामान्य दत्त संरक्षण विनियमन यानी जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन नामक एक कानून अप्रैल 2016 में अपनाया। उसका 25 मई 2018 से कार्यान्वयन जो है शुरू किया गया। कहां पर, किस देश के नागरिकों के लिए दत्त संरक्षण यानी डाटा प्रोटेक्शन और जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन नामक एक कानून अप्रैल 2016 में अपनाया गया। उसका
25 मई 2018 से कार्यान्वयन शुरू किया गया है। किस देश में? तो इसका सही जवाब है यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन, सी ऑप्शन। देखिए अगर बात करें तो जीडीपीआर, याद रखिएगा जीडीपीआर जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन विश्व में सबसे सख्त गोपनीयता एवं सुरक्षा कानूनों में से एक है। जीडीपीआर यूरोपीय संघ के द्वारा इसका मसौदा तैयार कर इसे पारित किया गया है। यह यूरोपीय संघ के लोगों से संबंधित डाटा को लक्षित एवं संग्रहित करने वाले संगठनों पर दायित्व आरोपित करता है। यह विनियमन 25 मई 2018 को प्रभावी हुआ। 304 है मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। बताइए, मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा हार्ड डिस्क पर, ऑप्शन ए। देखिए कंप्यूटर में इनपुट तथा आउटपुट सिस्टम हार्ड डिस्क के द्वारा संचालित होती है। 305 है कंप्यूटर को जाल क्रमित करना। कंप्यूटरों को जाल क्रमित करना, बताइए। तो कंप्यूटर को जाल क्रमित करना खतरों के अवसरों में बढ़ोतरी करता है, कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ाता है, सूचना अभिगमन की संभावनाओं को बढ़ाता है, यानी उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन। कंप्यूटर को जाल क्रमित करना का मतलब है इन सभी, यानी खतरों के अवसरों को बढ़ोतरी करता है, कंप्यूटर की उपयोगिता को बढ़ाता है, सूचना अभिगमन की संभावनाओं को भी बढ़ाता है। कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से अधिक परस्पर जुड़े एक कंप्यूटर और उन्हें जोड़ने वाली व्यवस्था को कहते हैं। ये कंप्यूटर आपस में इलेक्ट्रॉनिक सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क से सूचनाओं का आदान प्रदान सुगम होने के साथ साथ हैकिंग, वायरस आदि सुरक्षा संबंधी खतरों में बढ़ोतरी होती है। 306 नंबर जो प्रश्न है, योजना बनाने में प्रयुक्त डाटा तंत्र प्रायः कहा जाता है, क्या कहा जाता है? योजना बनाने में प्रयुक्त डाटा तंत्र प्रायः कहा जाता है, याद रखिएगा निर्णय समर्थक तंत्र, सी ऑप्शन। निर्णय समर्थक तंत्र, योजना बनाने में प्रयुक्त डाटा तंत्र को निर्णय समर्थक तंत्र कहा जाता है। 307 है कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र किसको निरूपित करता है? कार में जो कार होता है, कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है एनालॉग कंप्यूटर को। तो गति मापक जो यंत्र होता है कार में, वो मतलब किसको निरूपित करता है? तो एनालॉग कंप्यूटर होता है, याद रखिएगा। कार में लगा हुआ गति मापक जो यंत्र है स्पीडोमीटर जिसे कहते हैं, ये एनालॉग कंप्यूटर का एक प्रकार है। एनालॉग कंप्यूटर में मापे गए आंकड़ों को संसाधित यानी प्रोसेस करके दिखाया जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 308 लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं क्या कहलाता है? लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं कहलाता है सॉफ्टवेयर, सी ऑप्शन। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए प्रोग्रामों की जो है जरूरत होती है। लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं सॉफ्टवेयर कहलाता है। 309 कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए दूसरा नाम क्या है? कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए दूसरा नाम है, बताइए क्या है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बी ऑप्शन। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को उपयोग करने में सहायता करता है। यह कंप्यूटर प्रोग्राम का एक समूह होता है जिसे कंप्यूटर के द्वारा कार्य संपादित किया जाता है। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर तथा सिस्टम सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख प्रकार हैं। 310 है कौन सा कंप्यूटर का घटक नहीं है, यानी कंप्यूटर का भाग नहीं है? कौन सा कंप्यूटर का भाग नहीं है? तो बेसिक यूनिट, डी ऑप्शन। देखिए अगर बात करें तो जो मॉडर्न कंप्यूटर है, आधुनिक कंप्यूटर प्रणाली में निम्न मुख्य हार्डवेयर घटक होते हैं। पहला इनपुट या आउटपुट डिवाइस, दूसरा प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा मेमोरी यूनिट, चौथा सेकेंडरी स्टोरेज। बेसिक यूनिट कंप्यूटर का घटक नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट है, क्या है? माइक्रोसॉफ्ट क्या है? याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है, कंपनी है, बी ऑप्शन। अगर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट मुख्यतः जो है
सॉफ्टवेयर का विकास करने वाली एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय संस्था है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है। 4 अप्रैल 1975 को बिल गेट्स ने पॉल एलन, इनका नाम याद रखिएगा, किसने? बिल गेट्स ने पॉल एलन के साथ इस कंपनी की स्थापना की थी। 312 है, विप्रो कंपनी के प्रमुख कौन है? कमेंट करके बताइएगा, वर्तमान में विप्रो कंपनी के प्रमुख कौन है? विप्रो के संस्थापक चेयरमैन याद रखिएगा अजीम प्रेमजी हैं। वर्तमान में विप्रो के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऋषभ प्रेमजी हैं। 313 सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ कंपनी और दूसरे तरफ सीईओ का नाम दिया गया है। 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो गूगल के सीईओ कौन है? आपको मालूम है, काफी ये न्यूज में थे। गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है सत्या नडेला। ट्विटर के कौन है? पराग अग्रवाल। और एडोबे का शांतनु नारायण। यानी इसका सही जवाब है बी ऑप्शन। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, ट्विटर के पराग अग्रवाल, एडोबे के शांतनु नारायण। पराग अग्रवाल नवंबर 2021 से अक्टूबर 2022 तक ट्विटर के सीईओ थे। वर्तमान में ट्विटर के सीईओ एलन मस्क हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 314 निम्नलिखित में से कौन सी भारत के सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है? भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है एम जंक्शन। 2001 में टाटा स्टील एवं सेल के संयुक्त उद्यम यानी 50:50 के द्वारा 50-50% के द्वारा स्थापित ई कॉमर्स कंपनी एम जंक्शन भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। इस कंपनी का सकल कारोबार दिसंबर 2015 तक अगर बात करें तो 3,50,000 करोड़ रुपया है। यह स्टील का ई व्यापार करती है। एम जंक्शन ने अपनी वेबसाइट पर घोषित किया है कि वह भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। फ्लिपकार्ट अपनी वेबसाइट पर स्वयं को अग्रणी ई कॉमर्स कंपनी बताती है, न कि सबसे बड़ी। अतः निश्चित रूप से एम जंक्शन भारत के सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए को मतलब कि माना था, फ्लिपकार्ट को माना था, जो कि यह उत्तर मतलब कि परिवर्तनीय है। प्रश्न संख्या 315 है, मेघ संगणना सेवा सम्मिलित नहीं करती। मेघ संगणना सेवा जो है सम्मिलित नहीं करती वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन, सी ऑप्शन। क्लाउड कंप्यूटिंग, जो क्लाउड कंप्यूटिंग है एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, तकनीक है जिसमें कंप्यूटिंग संसाधनों यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नेटवर्क पर एक सेवा के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। संसाधन अक्सर आवश्यकता अनुसार जो होते हैं वो परिमाप्य और आभासी होते हैं और उपयोगकर्ताओं को क्लाउड के तकनीकी ढांचे के ज्ञान, उसमें विशेषज्ञता और उस पर नियंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 प्रकार के डिलीवरी मॉडल जो है शामिल होते हैं। पहला, बुनियादी हार्डवेयर एक सेवा की तरह, दूसरा प्लेटफॉर्म एक सेवा की तरह, और तीसरा सॉफ्टवेयर एक सेवा की तरह। 316 नंबर प्रश्न है, सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है। पहला, सास क्रयकर्ता प्रयोक्ता अंतरा पृष्ठ को अपनी आवश्यकता अनुसार निर्धारित कर आंकड़ों के क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। दूसरा है, सास प्रयोक्ता अपनी चल युक्तियों मोबाइल डिवाइसेस के माध्यम से अपने आंकड़ों तक पहुंच बना सकते हैं। और तीसरा है, आउटलुक, हॉटमेल और याहू मेल सास के रूप में है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में के संदर्भ में जो कथन दिया गया है, तीनों कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, देख लीजिएगा। इसके बाद इसके बारे में अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सास जो है इसको ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, ये एक सॉफ्टवेयर वितरण मॉडल है जिसमें सेवाओं का
मेजबान यानी होस्ट एक क्लाउड सेवा प्रदाता होता है। ये सेवाएं प्रयोक्ताओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है, इसीलिए प्रयोक्ताओं को सेवाओं को प्राप्त करने के लिए अपने डिवाइस पर किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। सास क्रेता अपनी आवश्यकता अनुसार यूजर इंटरफेस में बदलाव कर सकते हैं, साथ ही वे कुछ विशिष्ट क्षेत्रों जैसे डाटा क्षेत्र में भी परिवर्तन कर सकते हैं। सास जो है एक सरल उदाहरण ऑनलाइन ईमेल सेवा जैसे जीमेल, हॉटमेल इत्यादि है। 317 है स्काई ड्राइव निम्नलिखित में से किस कंपनी की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का नाम है? स्काई ड्राइव, बताइए। स्काई ड्राइव निम्नलिखित में से किस कंपनी की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का नाम है? तो याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। स्काई ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड स्टोरेज सेवा है, अब इसे वन ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है। 318 है प्रोजेक्ट लून किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट लून किससे संबंधित है? तो बेतार संचार प्रौद्योगिकी से, बी ऑप्शन, याद रखिएगा सही जवाब है बी ऑप्शन। इसके बारे में अगर बात करें तो प्रोजेक्ट लून बेतार संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। यह परियोजना गूगल के द्वारा शुरू की गई है। प्रोजेक्ट लून हवा में तैरते गुब्बारों का एक समूह है जिसका लक्ष्य ग्रामीण और सुदूरवर्ती इलाकों में इंटरनेट सेवा मुहैया कराना है। इस परियोजना की शुरुआत प्रायोगिक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में न्यूजीलैंड में की गई थी। प्रोजेक्ट लून में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पॉलीथिलीन से बने गुब्बारों की होती है जिसमें हीलियम गैस भरी होती है। 319 है वेब पोर्टल डैकनेट संबंधित है। वेब पोर्टल जो DACNET है किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए। वेब पोर्टल और जो डैकनेट है ई एग्रीकल्चर से संबंधित है। किससे? ई एग्रीकल्चर से, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। इसका संबंध ई एग्रीकल्चर से है। कृषि एवं सहकारिता विभाग की यह एक ई गवर्नेंस परियोजना है जिसे कृषि ऑनलाइन की सुविधा के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। 320 है IBM का पूर्ण रूप क्या है? IBM का पूरा नाम क्या है? IBM का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। यह अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है और यह सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से संबंधित है, इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री से संबंधित है। HTTP का पूरा नाम क्या है? HTTP इसका पूरा नाम क्या है? HTTP का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी सही जवाब है बी ऑप्शन, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 322 निम्नांकित में से किस प्रोटोकॉल के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है? किस प्रोटोकॉल के माध्यम से वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है? इसका सही जवाब है HTTP के द्वारा, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 323 है HTML एक विस्तृत रूप है। HTML का पूरा नाम क्या है? HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। XML का पूरा नाम क्या है? XML इसका पूर्ण रूप देखिए एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। यह स्वैच्छिक डाटा संग्रहण एवं प्रसारण के लिए एक मार्कअप भाषा एवं फाइल फॉर्मेट है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। 325 के अच्छा प्रश्न संख्या 325 में दिया गया कि URL का विस्तृत रूप है। URL देखिए अगर बात करें तो प्रत्येक वेब पेज का एक निश्चित अलग और अद्वितीय एड्रेस होता है। यह एड्रेस यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या छोटे रूप में URL के नाम से जाना जाता है।
तो यूआरएल का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी सी ऑप्शन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 326 है, एफटीपी का पूरा नाम क्या है? एफटीपी, एफटीपी का पूरा नाम है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए, एफटीपी का पूर्ण रूप फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। यह इंटरनेट फाइलों के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। 327, एसएमपीएस का विस्तारण है। एसएमपीएस का विस्तारण है, तो सही जवाब है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, एसएमपीएस का पूर्ण रूप स्विच मोड पावर सप्लाई है। एमएसपी उन शक्ति परिवर्तकों को कहते हैं जिनमें पावर कन्वर्जन के लिए किसी स्विच को उच्च आवृत्ति पर चालू या बंद यानी ऑन या ऑफ किया जाता है। प्रश्न संख्या 328 है, यूपीएस का विस्तृत रूप है। यूपीएस, यूपीएस का पूरा नाम है, देखिए, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी ऑप्शन ए अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस का विस्तृत रूप अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है, और यह एक जो है हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर को आवश्यक पावर सप्लाई बनाए रखता है ताकि अचानक विद्युत कटौती होने पर सही तरीके से कंप्यूटर को शट डाउन किया जा सके। 329 है, यदि कोई एक इनपुट हाई यानी 1, आउटपुट भी हाई या 1 है तो गेट क्या है? गेट कैसे होगा, किस रूप में होगा? यदि कोई इनपुट हाई या 1 तथा आउटपुट भी हाई या 1 है तो गेट है किस प्रकार का? तो इसका प्रकार है ओ आर गेट। कैसे? यहां पे आप देख सकते हैं, यह है आपका ओ आर गेट। कोई एक इनपुट है जो हाई या 1 है और आउटपुट भी हाई या 1 है, तो इस तरह से जो होगा आपका जो गेट बनेगा वो ओ आर गेट होगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। देखिए, ओ आर गेट एक ऐसा लॉजिक गेट है जिसमें अगर दोनों या दोनों में से एक इनपुट भी अगर हाई है तो आउटपुट हाई होगा। ओ आर गेट में अगर दोनों ही इनपुट लो है तो आउटपुट लो होगा। दूसरे शब्दों में आउटपुट हाई या 1 होने के लिए कम से कम इनपुट ए या इनपुट बी का हाई होना अनिवार्य होगा। इस बात को याद रखिएगा। और गेट का आप देख सकते हैं ओ आर, इनपुट ए अगर 0 है तो इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 होगा। अगर इनपुट 0 और इनपुट ए 0 और इनपुट बी 1 है तो आउटपुट 1 प्राप्त होगा, और इनपुट ए भी 1 और इनपुट बी भी 1 है तो आउटपुट 1, और इनपुट 1 है और इनपुट मतलब इनपुट ए 1 है और इनपुट बी 0 है तो आपको आउटपुट 1 प्राप्त होगा। 330 में प्रश्न दिया गया है कि लॉजिक सर्किट का आउटपुट सी है। दिए गए लॉजिक सर्किट का जो आउटपुट है वो सी प्राप्त होता है, सी है। इनमें से क्या सही है? देखिए, चित्र को अगर देखिएगा तो ये जो है ये किसको प्रदर्शित करता है? ये जो है ये वाला एरिया, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? नैंड गेट, यानी NAND, नैंड गेट को प्रदर्शित करता है। और ये जो है ये OR गेट को प्रदर्शित करता है। NAND गेट का आउटपुट यानी A एवं 1 का आउटपुट 1 क्या है? 1 Q1 मान लीजिए। यहां पर आप देखिए, इसका वैसे सही जवाब है B 1 होगा। तो देखिए यहां पे देखिए, और OR गेट आउटपुट यानी B और 1 का आउटपुट 1 Q2 हो जाएगा, तो Q1 Q2 का आउटपुट C बराबर 1 हो जाएगा। XOR फंक्शन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितने NAND गेट की आवश्यकता होती है? NAND, NAND गेट की, NAND गेट की आवश्यकता होती है, तो इसका सही जवाब है, बताइए, 4। याद रखिएगा। कैसे? फिगर को देखिए, एनालिसिस कीजिए। न्यूनतम 4 NAND गेट से XOR फंक्शन प्राप्त किया जा सकता है।
यहां पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4, यानी इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे आप जो है 4 NAND गेट से XOR फंक्शन को इसके माध्यम से जो है प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद 332, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर एजुकेशन जो साक्षरता सॉरी कंप्यूटर जो एजुकेशन दिवस है, डे है, वो कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, रट जाइएगा, 2 दिसंबर। संगणक साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको मालूम है, संगणक साक्षरता यानी कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। 334 है, निम्नलिखित में से किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट पीसी होने का दावा किया गया है? निम्नलिखित में से किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट पीसी होने का दावा किया गया है? तो है आकाश, ऑप्शन ए, यह सबसे सस्ता टैबलेट है। लंदन स्थित कंपनी डाटा विंड तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान राजस्थान के द्वारा संयुक्त रूप से, यानी इन दोनों ने मिलकर आकाश को विकसित किया और ये विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट कंप्यूटर है। इस टैबलेट कंप्यूटर के निर्माण की कुल लागत 2276 रुपया है, परंतु सरकार के द्वारा 50% की सब्सिडी प्रदान करने के बाद छात्रों को यह करीब 1100 रुपया में प्राप्त होगा। इस टैबलेट में तकनीकी दोषों की कई शिकायतों के बाद नवंबर 2012 में भारत सरकार ने इसका उन्नत संस्करण आकाश 2 पेश किया। 335 है, विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग रणनीति है किस सरकार की? विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग रणनीति है, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश सरकार की, डी ऑप्शन। देखिए, सूचना अगर बात करें तो विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग रणनीति आंध्र प्रदेश सरकार की है, जो श्री चंद्रबाबू नायडू के मुख्यमंत्रित्व काल में जो है, यानी 1999 से 2004 के बीच में प्रारंभ की गई थी। 336 है, सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं किसके माध्यम से? तो कनेक्टिविटी और हार्डवेयर को संयुक्त रूप से मिलाकर। सूचना प्रौद्योगिकी आंकड़ों की प्राप्ति, सूचना संग्रह, सुरक्षा, परिवर्तन, आदान प्रदान, अध्ययन और डिजाइन आदि कार्यों तथा इन कार्यों के निष्पादन के लिए नेटवर्क कनेक्टिंग हार्डवेयर से संबंधित है। 337 है, यह वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि है। यह वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि है। सहयोगात्मक फिल्टरिंग, याद रखिएगा, डी ऑप्शन। सहयोगात्मक फिल्टरिंग एक ऐसी तकनीक है जिसका सामान्यतः वेब पर निजीकृत सिफारिशें के लिए जो है प्रयोग होता है। अमेजॉन, नेटफ्लिक्स जैसे लोकप्रिय वेबसाइट इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग करती हैं। सहयोगात्मक फिल्टरिंग के तहत किसी प्रयोक्ता की रुचियों के अनुरूप स्वचालित अनुमानों को दर्शाने के लिए एल्गोरिदम का प्रयोग किया जाता है। 338 है, परिधेय प्रौद्योगिकी के संदर्भ में परिधेय उपकरणों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कार्य निष्पन्न जो है किए जा सकते हैं? सही जवाब क्या बताइए? तो देखिए, अगर बात करें तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा, किसी व्यक्ति का अवस्थान निर्धारण, लोकेशन निर्धारण, किसी व्यक्ति का निद्रा मॉनिटरन और श्रवण दोष मुक्त व्यक्ति की सहायता। तो ये सभी सही है, यानी डी ऑप्शन। देखिए, परिधेय प्रौद्योगिकी की मदद से तैयार किए जाने वाले परिधेय उपकरणों की सहायता से अन्य विभिन्न कार्यों के अतिरिक्त प्रश्नगत तीनों ही कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। जैसे जहां जीपीएस युक्त रिस्ट बैंड या रिस्ट वॉच से किसी व्यक्ति की लोकेशन निर्धारण किया जा सकता है, वहीं फिट बिट जैसे उपकरण से व्यक्ति का निद्रा मॉनिटरिंग, स्लीप मॉनिटरिंग भी की जा सकती है। श्रवण दोष युक्त, श्रवण यानी सुनने में जो दोष है, इसके मतलब कि ग्रसित व्यक्ति की सहायता के लिए प्रयुक्त होने वाला हियरिंग एड वस्तुतः परिधेय उपकरणों के सबसे प्रारंभिक उदाहरणों में शामिल है। 339 है, जब सुबह आपके स्मार्टफोन का अलार्म बजता है तो आप जो है मतलब कि जग जाते हैं। अलार्म को बंद करने के लिए उसे
थपकी देते हैं जिससे आपकी गीजर स्वतः ही चल पड़ता है। आपके स्नानगार में लगा स्मार्ट दर्पण दिन के मौसम को दर्शाता है और आपकी ऊपरी टंकी में पानी के स्तर का भी संकेत देता है। जब आप नाश्ता बनाने के लिए अपने रेफ्रिजरेटर से कुछ किराना सामान निकाल लेते हैं तो इसमें भंडारित सामान में आई कमी को जान लेता है और ताजे किराना सामानों की पूर्ति के लिए क्रयादेश दे देता है। जब आप घर से बाहर कदम रखते हैं और दरवाजे पर ताला लगाते हैं तब सभी बत्तियां, पंखे, गीजर और एसी मशीनें स्वतः बंद हो जाती हैं। आपके क्रियाकलाप के रास्ते पर आपकी कार आगे आने वाले यातायात की भीड़ के बारे में आपको चेतावनी देती है और वैकल्पिक रास्ते का सुझाव देती है। और यदि आपको किसी मतलब कि कह सकते हैं कि बैंक के लिए देर हो रही है तो वो उसके अनुसार आपके कार्यालय में संदेश भी भेज देती है। इस आविर्भूत होती हुई संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में उपयुक्त परिदृश्य निम्नलिखित में से कौन सा पद जो सबसे उपयुक्त रूप से लागू होता है? ये छोटा सा जो संक्षिप्त दिया गया है किसके संदर्भ में दिया गया है आपको बताना है। तो इन सभी का ये जो थ्योरी था इसका निचोड़ है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, इसी पर यह आधारित है। इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स भौतिक उपकरण, भौतिक डिवाइस, वाहन, घरेलू उपकरण आदि का एक नेटवर्क है जो इन उपकरणों को आपस में संबंध करके डाटा के विनिमय में सक्षम बनाता है। आईओटी एलओटी के उपकरण की सहायता से गृह स्वचालनीकरण, होम और ऑटोमेशन संभव होता है और सुदूर निगरानी क्षमताएं उपलब्ध हो जाती है। प्रश्न संख्या 340 से विदा वाहिनी परियोजना निम्न में से किस पर बल देती है? विदा वाहिनी परियोजना निम्न में से किस पर बल देती है? तो कंप्यूटर शिक्षा पर। विदा वाहिनी परियोजना कंप्यूटर शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी पर बल देती है। और इसी के साथ हमारा जो कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी टॉपिक था ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका। तो आज का सेशन यहीं पे रोक देते हैं। नेक्स्ट सेशन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।